गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान, और अच्छी सुबह का आगाज़ भी अच्छी बात से होना चाहिए। जैसे हम सुबह सवेरे उठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में होती हैं। शायद बहुत सारे लोग ऐसे ऑफिस में काम नहीं करना चाहते जहाँ पर उनके बॉस कुछ अच्छे नहीं हैं, या आप समझते हैं कि आपके कलीग्स कुछ अच्छे नहीं हैं। मगर हर चीज़ का मनफी पहलू ढूंढने से अच्छा है कि उसका मुस्बत पहलू ढूंढा जाए। आपके अंदर पॉजिटिविटी डेवलप होना बहुत ज़रूरी होती है। जब हम काम के लिए निकलते हैं, स्कूल के लिए निकलते हैं, या किसी भी मकसद से अपने घर से निकलते हैं, या घर के अंदर मौजूद रहते हैं, छुट्टी होती है, तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी आपके दिमाग में चल रही होती हैं। ये भी होगा, वो भी होगा, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो उन चीज़ों को अगर हम साइडलाइन करते हुए सिर्फ उनकी पॉजिटिविटी के बारे में सोचें, जैसे कि हम घर में मौजूद हैं और हमारा दिल चाह रहा है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम नहीं करना चाहते, मगर हर काम को करने का एक तरीका होता है, हम उसको इंजॉय भी कर सकते हैं। जब अपना जहन पॉजिटिव होता है, सुबह सवेरे उठते ही आप कुछ अच्छी चीज़ें देखते हैं। अच्छी चीज़ देखने से मुराद ये कि आप हमारा सुबह सवेरे पाकिस्तान देखते हैं, तो मुस्बत सोच आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आती है। मुस्बत चीज़ों को सोचने से, मुस्बत काम करने से, या फिर सबसे बड़ा ये डिपेंड करता है कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आपकी कंपनी कैसी है, आपका लाइफ पार्टनर कैसा है, आपके बच्चों का रवैया आपके साथ कैसा है, आपके ऑफिस में आपके कलीग्स का रवैया आपके साथ कैसा है। तो तनकीद करना या फिर किसी भी चीज़ में कीड़े निकालना बहुत ज़्यादा आसान काम होता है। कोई भी शख्स बैठ के आराम से किसी भी शख्स के खिलाफ कीड़े निकाल सकता है, किसी के काम में कीड़े निकाल सकता है। हम सबको अपने ऑफिस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके परफेक्ट काम के अंदर ऐसे ऐसे कीड़े निकालते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही थी क्या हो सकता है उस पर हमारे दिमाग में बहुत सारी मनफी चीज़ें आती हैं। मगर इसके साथ साथ मुस्बत चीज़ें भी आपके दिमाग के अंदर मौजूद रहनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हम बहुत सारी चीज़ें हैं और जिसके साथ साथ हम बहुत सारे अच्छे काम भी कर सकते हैं, और मुस्बत सोच के साथ हम बहुत ज़्यादा आगे भी बढ़ सकते हैं। चीज़ों के मनफी पहलू को ज़रूर देखें, मगर इसके साथ साथ उनकी पॉजिटिविटी को भी देखें। और मुस्बत चीज़ें, मुस्बत सोच या मुस्बत किस्म के लोग आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ लेकर आते हैं, और जिसमें आपके बैड मूड्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। मगर जब मुस्बत सोच आपके अंदर मौजूद होती है तो आपकी कामयाबी के रास्ते में कोई भी रुकावट हो वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। तो कोशिश करें कि सुबह सवेरे उठते ही अपने मूड को खुशगवार रखें। ऐसे सब काम आप करें जिससे आपको लगता है कि ये काम होने चाहिए और जिससे आपका मूड भी अच्छा होता है। और कहते हैं कि मूड अच्छा करने के लिए आपको सबसे पहले सुबह सवेरे उठ के नमाज अदा करनी चाहिए, और इसके साथ साथ ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकफास्ट करना चाहिए ताकि आपका पूरा दिन बहुत अच्छी तरीके से गुजरे। तो चलिए, मुस्बत सोच के साथ ही बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, वो भी आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और उसमें सबसे पहले हमारा होता है मौसम। मौसम का जानना इतना ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे मूड्स का सरासर पूरा डिपेंड करता है हमारे मौसम के ऊपर कि हमारा मौसम कैसा रहेगा। तो चलिए, मौसम का हवाला आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले शहर लाहौर का मौसम आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि कल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बारिश हुई है लाहौर शहर में। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का मौसम था, बहुत सारी जगहों पर पानी भी बहुत ज़्यादा जमा हो गया था, मगर इसके साथ साथ मौसम इस कदर हसीन था कि दिल चाह रहा था कि बस ये हसीन मौसम चलता रहे। आज सुबह सवेरे जब हम उठ के आपके सामने शो प्रेजेंट करने के लिए आ रहे थे तो तब भी मौसम बेहद हसीन था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तो अभी मौसम की सारा दिन क्या सूरत हाल रहेगी? लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 24 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मैक्सिमम 29 डिग्री होने का इम्कान है। और लाहौर शहर के साथ ही जुड़ा इस्लामाबाद सिर्फ चंद घंटों की दूरी के फासले पर है। और मौसम का बदलाव देखने के लाहौर में कैसा है और इस्लामाबाद में कैसा है, लाहौर का तो आपको बता दिया है कि मौसम कदरे बेहतर है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। अल्लाह करे मौसम ऐसे ही अच्छा रहे, धूप कड़कती हुई ना निकले, सब लोगों को सुकून रहे, क्योंकि बच्चों की भी स्कूलिंग स्टार्ट हो गई है। बच्चों का गर्मी में स्कूल जाना बहुत ही मुश्किल काम है। चलिए, इस्लामाबाद का मौसम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 23 डिग्री और मैक्सिमम 28 डिग्री होने का इम्कान है। चलिए, तो बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई है। लाहौर का मौसम भी अच्छा है और इस्लामाबाद का भी, शहर इक़्तिदार का मौसम भी बहुत अच्छा है। मगर शहर क़ायद का मौसम, कराची की क्या सूरत हाल है वो जान लेते हैं। कराची में कहा भी जाता है हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है बहुत सारे हिस्सों में। कराची के अंदर इस वक्त मैक्सिमम जो डिग्रीज हैं वो 30 डिग्री होने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत आज पूरे दिन में 27 डिग्री तक रहेगा। फूलों के शहर का मौसम तो पिछले 2-4 दिन से बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है, यानी कि पेशावर शहर की हम बात कर रहे हैं। आज उसके मौसम की सारा दिन क्या सूरत हाल रहेगी वो भी आपको बता देते हैं। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 24 डिग्री और मैक्सिमम 31 डिग्री होने का इम्कान है।
अच्छा, वैसे लकीली पेशावर का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, मगर अब मैं कोयटा शहर का मौसम आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कोयटा में पिछले कुछ दिनों से हमें गर्मी की लहर भी नज़र आ रही थी और बादल तो हैं मगर हब्स की कैफियत बहुत ज़्यादा है। अभी भी जो कोयटा की सूरत हाल है वो भी आपको बता देती हूँ। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 18 डिग्री, जबकि मैक्सिमम 33 डिग्री होने का इम्कान है। अच्छा, ये कोयटा का मौसम मैंने आपके साथ शेयर किया है। देखने में डिग्रीज बहुत ज़्यादा कम है, मगर जो बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके होते हैं या बहुत ज़्यादा अच्छे मौसम के इलाके होते हैं वहाँ पर ये डिग्रीज भी बहुत ज़्यादा हाई कंसिडर किया जाता है कि जी यहाँ पर अभी भी गर्मी है। अभी कोयटा का सब डिग्री से कम डिग्री है वहाँ पर, मगर कोयटा के अंदर अभी भी कहा जा रहा है कि शदीद गर्मी आज भी बरस सकती है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए और कोशिश कीजिए कि अपने घरों से अगर आप निकल रहे हैं कोयटा शहर के वासियों के लिए ख़ास तौर पर, तो अपने सर को कवर कीजिए, क्योंकि गर्मी की लहर आपके सर को अटैच करती है। इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो इस मौसम में, इस महीने में खास तौर पर आती हैं, तो एहतियात कीजिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो समझते हैं कि नहीं, नफ़रतें जीत जाती हैं, मोहब्बत हार जाती है। मैं कहूँगी कि नहीं, मोहब्बत जीत जाती है। कितनी भी मुश्किलात आएँ, कितनी भी रुकावटें आएँ, कोई भी बड़ा तूफ़ान या किसी भी किस्म की काली आंधी आ जाए, आपकी मोहब्बत जीत जाती है। कुछ चीज़ें बातों तक महदूद नहीं होती। आपको अपनी ज़िंदगी में आसपास कुछ ऐसे लोग भी नज़र आते हैं जहाँ पर आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि वाकई मोहब्बत जीत जाती है। हम अपने को छोड़ देते हैं, परायों को तो हाथ पकड़ाने की बहुत दूर की बात होती है। हम अपनों को छोड़ देते हैं और कभी भी उनसे मिलना गवारा नहीं करते या कभी भी उनका हाल पूछना गवारा नहीं करते। और हमें हर उस शख्स से सिर्फ मोहब्बत होती है जो हमें सिर्फ कंफर्ट लेवल दे सकता है, मगर कभी कभी किसी की तकलीफ़ को अपने सीने से लगा लेना ये भी मोहब्बत होती है। और वो तकलीफ़ सारी ज़िंदगी आपके सीने के साथ चिपक के भी रहे तो आपको खुशी मिलती है। और ऐसी ही मोहब्बतें हैं जो जीत जाती हैं। हम अपनी कहानियों में सुनते हैं, सस्सी पुन्नू को सुनते हैं, शीरी फरहाद को सुनते हैं, लैला मजनू को सुनते हैं। ये तो वो कहानियाँ हैं जो हमें सुनाई जाती हैं। कुछ कहानियाँ, कुछ लोग, कुछ प्यारे लोग हमारे आसपास भी मौजूद होते हैं जिनकी कहानियाँ शायद छुपी होती हैं मगर आप तक पहुँचानी भी ज़रूरी होती है, ताकि आपको यकीन हो सके कि नफ़रतें हार जाती हैं, मोहब्बत जीत जाती है। तो चलिए, मोहब्बत कैसे जीत जाती है उसकी ताज़ा और ज़िंदा मिसाल, इस सदी की बेहतरीन मिसाल मैं कहूँगी, जो शायद ही ढूंढने से मिल सके, तो आपके सामने हम लेकर आए हैं। आपको मिलवाएंगे एक ऐसी ही खूबसूरत सी जोड़ी से, और यकीन करें बड़ी इंस्पिरेशन होती है। बात तो अभी मैंने नहीं की क्योंकि बातें मैं अभी उनसे शुरू करूँगी, पूछना शुरू करूँगी, कुछ जानने की कोशिश करूँगी। आप भी अगर इस जोड़ी से कुछ जानना चाहते हैं, इस जोड़ी से कुछ जानना चाहते हैं, तो आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं। कोई भी बात है वो शेयर कर सकते हैं, इनके लिए कोई भी बात है वो कह सकते हैं। तो चलिए, मैं अब मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाती, आपको मिलवा देती हूँ। यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में अमार अशरफ साहब मौजूद है। थैंक यू अमार, आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। और हमारे साथ मिसेज़ अमार यानी कि ज़ैनब अमार हमारे साथ मौजूद है। ज़ैनब, थैंक यू सो मच, आप भी यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। मगर इसके साथ साथ हमारी बहुत ही प्यारी माहिर नफ्सियात नुशाबा मनान भी इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है। नुशाबा, आपको भी वेलकम करेंगे। तो चलिए, जब हम शादीशुदा जोड़े की बात करेंगे, मोहब्बत की बात करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी बातों में भी निकलेंगी, फिर अमार और ज़ैनब से बात होगी, बहुत सारी चीज़ें इनकी बातों से भी निकलेंगी। तो सबसे पहले इनकी शादी के हवाले से जान लेते हैं। सबसे पहले तो मेरे शो में थोड़ा लेट हो गए, 1 साल हो गया माशाल्लाह से आपकी शादी को, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। ज़ैनब हमारे सामने मौजूद है। अमार, ज़ैनब से आपकी मुलाकात कब और कैसे हुई, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ज़ैनब से मेरी मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी 2011 में, जब हमने एडमिशन लिया था BS ऑनर में। तो वो हमारी पहली मुलाकात थी वहाँ पे, और वहाँ पे हमने स्टडीज़ के दौरान ही मैंने प्रपोज़ किया था। अच्छा, मोहब्बत की आपका ज़ैनब से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो 4थे या 5वें सेमेस्टर में मुझे हुई, और उसके बाद फिर मैंने इनको प्रपोज़ किया था शादी के लिए भी, और घर में भी बात की थी कि मैं शादी करना चाह रहा हूँ ज़ैनब से। तो फिर उसके बाद सिलसिला चलता गया, हमने BS कंप्लीट किया। उसके बाद फिर दोनों ने जॉब स्टार्ट कर दी, मैंने भी और ज़ैनब ने भी जॉब स्टार्ट कर दी, और साथ में हमने MPhil भी स्टार्ट कर दिया एक ही जगह से। तो डिफरेंट प्लेसेस पे हम दोनों जॉब कर रहे थे, लेकिन MPhil एक ही जगह से कर रहे थे। अच्छा, तो रात में मिले, कहीं कहीं मुलाकात ज़रूरी होती है। जी जी। तो वो शाम में हमारी क्लासेस होती थी, शाम में हमारी मुलाकात हो जाती थी। तो उसके बाद फिर मेरी जॉब चेंज हो गई, तो जहाँ पे मैं गया नई कंपनी में, नेटसोल उसका नाम है,
तो जाते साथ ही मैंने कोशिश की कि ज़ैनब का इंटरव्यू वहाँ पे हो जाए। अच्छा, तो फिर वहाँ पे कुछ रेफरेंसेस के थ्रू मैंने मोहब्बत इंटरव्यू इस कदर शदीद थी कि हर जगह ज़ैनब चाहिए आपको। जी, तो वो इंटरव्यू करवाया। शी वॉज टॉपर इन माई क्लास, तो मुझे एतमाद था कि ये इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे। हाँ जी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने क्लियर किया और ये भी वहाँ पे उसी कंपनी में आ गई। अभी हमें 1 महीना ही हुआ था तो हमारी शादी तय हो गई फिर। अच्छा, तो घर वालों ने जो डेट डिसाइड की थी वो थी झट मंगनी पट ब्याह वाला काम हुआ था ज़ैनब? झट मंगनी पट ब्याह हो गया, बस मंगनी कर दी, अब शादी भी कर दो? काफ़ी टाइम लगा था इन चीज़ों में। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में काफ़ी टाइम था। जी। और उसके बाद फिर 10 अगस्त 2018 को हमारी शादी जो तय थी। तो इसको कुछ दिनों से इसको इश्यूज चल रहे थे, लाइक वॉमिटिंग और लूज मोशंस और टेम्परेचर बहुत रहता था। अच्छा। और मेडिसिन काफ़ी ली इसने, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो एक हॉस्पिटल था हमारे ऑफिस के पास ही, तो वहाँ पे चेकअप करवाया। तो चेकअप करवाने के बाद जब रिपोर्ट आई तो इसको कॉल आई कि आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में आएँ और एडमिट हो जाएं। तो चूँकि हमारे फ्लोर्स अलग थे वहाँ पे ऑफिस में, तो इसने मेरे पास आके मुझे बोला कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, कॉल आई है, वो कह रहे हैं कि एडमिट होना है अभी। तो अच्छा ज़ैनब, यहाँ पे आप मुझे बताएं, एक चीज़ तो अम्मार को आपने बताई, मगर जब खुद आपको डॉक्टर्स ने कॉल की, बताया कि ज़ैनब फटाफट हॉस्पिटल आएँ, एडमिट हो जाएं, उसको क्या कैफियत थी, क्या लगा आपको कि क्या है, क्यों मुझे फौरी तौर पे मुझे लग रहा था कि शायद कोई मतलब छोटी मोटी सा बीमारी होगी जो एक कोर्स करने से अटैक हो जाता है? जी, या ज़्यादा से ज़्यादा भी मैं सोच रही थी ना, तो हेपेटाइटिस का सोच रही थी। अच्छा, मतलब कि कैंसर तक मेरी सोच नहीं जा रही थी उस वक्त भी। इंसान मतलब वो लम्हा ही नहीं आता कि आप इस किस्म की बात सोचते हैं। जी। फिर आप अमार को बता के हॉस्पिटल चली गई। जी। तो फिर वहाँ पे आपके डॉक्टर्स से बात हुई, डॉक्टर्स ने आपको बताया, अमार को बताया, या कहा कि फैमिली में से कोई बड़ा है उनके साथ शेयर करेंगे चीज़ें? उन्होंने मेरी मदर को बता दिया था, लेकिन मुझे नहीं बताया था। मुझे जब उन्होंने कहा ना कि बायोप्सी करेंगे तो फिर सारी चीज़ें क्लियर होंगी, तो उस वक्त मेरे माइंड पे क्लिक हुआ कि कोई बड़ा मसला है, क्योंकि बायोप्सी ज़्यादातर जो है वो कैंसर के लिए करते होते हैं। तो तब मुझे फील हुआ था कि अच्छा, जब आपको पता चला ज़ैनब, वो तकलीफ़ एक होती है, शादी के दिन भी करीब, ऊपर से इस किस्म की बीमारी का अटैक, तो वो तकलीफ़ क्या थी आपके दिल में? आपको क्या महसूस हुआ कि बस सब ख़त्म हो गया? क्या थी आपकी फीलिंग्स, क्या होगा? नहीं, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा मायूसी तो हुई थी, लेकिन ये मुझे भी नहीं समझ आता कैसे अल्लाह ताला ने उस वक़्त मुझे हिम्मत दी। लेकिन यह है कि जितनी अल्लाह ताला आज़माइश डालता है किसी इंसान के ऊपर, तो उतना इसको हिम्मत भी अल्लाह ताला ही देता है। बिल्कुल, बेशक, तो बेशक। उस वक़्त अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और वो सारा प्रोसेस आराम से हो गया। हिम्मत नहीं हारी मैंने। बिल्कुल हिम्मत तो नहीं हारनी चाहिए, मज़ीद भी बातें होंगी, मगर जो इनकी अमार की और ज़ैनब की हिम्मत बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए हमारी स्क्रीन पर माजरत के साथ एक नंबर भी होगा, आप वो नंबर भी नोट कर सकते हैं। और हिम्मत के लिए हाथों से हाथ जुड़ते हैं, कड़ी से कड़ी मिलती है, तभी मजबूत ज़ंजीर बनती है। आप भी ज़ंजीर बनिए, आप भी साथ दीजिए, ज़ैनब का दीजिए, अमार का साथ दीजिए। हमारी स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा होगा, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप उस पर डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी बात आप पूछना चाहते हैं, कोई भी आप अप्रिसिएशन देना चाहते हैं, कुछ भी दिल में आपकी कोई बात है, तो वो आप ज़ैनब अमार से पूछ सकते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छा अमार, आपको फिर पता चला कि ये सारी सिचुएशन हो गई है, बहुत सारे लड़के हैं हट जाते हैं पीछे कि बस नहीं, यहाँ नहीं, मतलब अमार के अंदर वो हौसला क्यों आया? वो मोहब्बत थी या आपको लगा नहीं जिम्मेदारी है, अब ये निभानी पड़ेगी? जिम्मेदारी तो बेसिकली आती है निकाह के बाद, तो अभी हमारा निकाह तो हुआ नहीं था। तो चूँकि हमारा एक रिलेशनशिप था ऑलमोस्ट 7 ईयर्स से, और बड़ी अच्छी दोस्ती भी थी हमारी, अंडरस्टैंडिंग भी थी हमारी आपस में। तो जब मुझे पता चला, मैं जब हॉस्पिटल में गया, मैं बाद में गया था। अच्छा, शादी को कितने दिन बाकी थे? अभी 10 दिन बाकी थे। ठीक। तो जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचा था, तो वहाँ पे मतलब मेरी मदर इन लॉ थी, वो रोना शुरू हो गई, मुझे बाहर बुला के कहा कि इसके पास 5 से 7 दिन है। तो मैं समझा शायद मजाक कर रही हैं। ऑब्वियसली वो जब उन्होंने कहा कि ब्लड कैंसर है और साथ में डॉक्टर कह रही हैं ये, तो मतलब जब उन्होंने रोना शुरू किया तो मुझे लगा कि समथिंग इज सीरियस। तो
मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया और मैं दाद देता हूँ अपने घर वालों को। उन्होंने मुझे ऐसा सपोर्ट किया जैसे वो एक शीशा प्लाई दीवार बन जाते हैं आपके लिए। जी बिल्कुल, वो खड़े हो गए उसी वक्त ही। मेरी सिस्टर्स जो थी वो उसी वक्त, मैं बेसिकली पत्तों की सी हूँ, तो वो पत्तों की सी उसी वक्त ही आ गई हॉस्पिटल में। तो हमने वो रात उसी हॉस्पिटल में गुजारी। फिर हम शौकत खानम में आए। शौकत खानम में अभी उन्होंने कहा कि आप एक टेस्ट करवा लें, उसके बाद हम आपको एडमिट करने का सोचेंगे, क्योंकि वहाँ पे ब्लड की भी उसकी ब्लड कैंसर भी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। कुछ को वो डील करते हैं, कुछ को नहीं करते। तो अभी जो उनको लग रहा था उसके मुताबिक वो जिस टाइप को समझ रहे थे उसको वो डील नहीं करते थे। तो जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा हम इसको एडमिट करेंगे। तो डॉक्टर ने खैर सारा एग्जामिन करने के बाद हमें कहा कि ये जो बीमारी है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ठीक। तो उन्होंने कहा ये ब्लड कैंसर की वो टाइप है जो कि सीरियस तो बहुत है लेकिन 100% क्योरेबल है। अच्छा। तो उन्होंने एडमिट तो कर लिया, लेकिन हमें ये कहा कि 3 साल कीमोथेरेपी चलेगी। 3 साल कीमोथेरेपी का उन्होंने हमें अरसा बताया। लेकिन उसके बाद एक और बायोप्सी की, बोन मैरो बायोप्सी की, और उसमें उन्होंने कहा कि बोन मैरो बायोप्सी टोटली डिफेक्टेड है। ओके। तो आपको ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, जो कि हमारे हॉस्पिटल में नहीं होता। 2 तरह के ट्रांसप्लांट होते हैं, एक नहीं होता था, एक होता था, मौजूद था। जी। वो फिर उन्होंने जब हमें कहा कि आपको ये किसी और हॉस्पिटल से करवाना पड़ेगा, तो जब मैं रिपोर्ट्स लेके जब दूसरे हॉस्पिटल्स में गया तो हर जगह से मुझे उन्होंने रिजेक्ट कर ये दिया। अमार शादी से पहले के वो 7 से 8 दिन थे जो इस तगोदो में गुजर गए। नहीं, ये असल में हमारा निकाह हो गया था 10 तारीख को। 10 तारीख को हमारा निकाह ऐसे हुआ कि इसको पहले कीमोथेरेपी लगनी थी और एक पिक लाइन होती है वो लगानी थी उन्होंने इसकी बाजू में। ठीक है, वो एक सर्जरी टाइप होती है। तो इसकी चूँकि कीमोथेरेपी होनी थी तो एक इसके प्लेटलेट्स बहुत कम थे। जब प्लेटलेट्स कम होते हैं तो आपका ब्लड नहीं रुकता। तो उन्होंने जब वो लगाई तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अब ये 9 अगस्त की बात मैं कर रहा हूँ। तो 9 अगस्त को पहले कीमोथेरेपी हुई और 10 अगस्त को जब हमने डॉक्टर से कहा कि हमें छुट्टी चाहिए थोड़ी देर के लिए, हमने निकाह करना है, तो उन्होंने हमें 4 घंटे की छुट्टी दे दी। हम घर चले गए, तो निकाह किया वहाँ पे। निकाह करके हम वापस आके हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। ये मेरी रुखसती थी। कभी रोका अमार को कि नहीं करो? शादी से पहले, निकाह से पहले छोटे दिल की होती, कभी कहा नहीं अमार ना करो, मोहब्बत अपनी जगह मगर ना करो? हाँ, शादी से पहले बात हुई थी कि मतलब कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और काफ़ी लंबे अरसे तक चलेगी जिम्मेदारी। कोई छोटी मोटी बीमारी तो है नहीं है। तो मैंने कहा था देख लें करना है या नहीं करनी है। कहा आप पे डिपेंड करता है। अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, जिस डेट पे तय उसी डेट पे करना है। कहा तो अमार ने कहा नहीं होगा ये। नुशाबा कौन कहता है नफरतें जीतती हैं? मैं तो देख रही हूँ जिंदा मिसाल मोहब्बत जीतती है। मोहब्बत जीत गई। जो आपके वहाँ जज्बात है नुशाबा मेरे यहाँ पर है। मैं कहती हूँ कि मतलब लोगों को नजर क्यों नहीं आता? मेरे सामने मोहब्बत मौजूद है और वो तो जीती हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड ऑफ द डे हम कितने भी स्ट्रॉन्ग लोग हैं, लेकिन आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा टची हो जाते हैं और हम भी इंसान हैं। एंड ऑफ द डे बहुत सारे केसेस आए, वाकई सरवत मेरे आगे भी मैंने हज़ारों केसेस देखे हैं, लेकिन वाकई ऐसी मिसाल मेरे ख्याल में आजकल के ज़माने में, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि मोहब्बत से खूबसूरत कोई चीज़ नहीं है। और जैसे अल्लाह ने माँ के दिल में मोहब्बत डाली औलाद के लिए, अपनी मोहब्बत को माँ की मोहब्बत से, और फिर उसके बाद ये जो मोहब्बत इनकी आपस में देखने को बहुत ही रेयर अब आजकल के ज़माने में मेरे ख्याल में ये है। और जो रोशनी है, जो दिया है ना, मोहब्बत एक ऐसा रोशनी है, दिया छोटा सा, जो बहुत बड़े अंधेरे को ख़त्म कर देता है। और मुझे फिर आज दोबारा वही हकीम लुकमान की वही मुझे बात याद आ रही है कि हर बीमारी का इलाज मोहब्बत में है। और उन्होंने कहा था कि अगर किसी ने पूछा कि अगर शिफा ना हो, तो उन्होंने कहा मिक़दार बढ़ा दो। मोहब्बत हर चीज़ का इलाज है। मोहब्बत से खूबसूरत एहसास कोई नहीं है। और फिर अभी साइकोलॉजी ने भी इस चीज़ को इंडोर्स किया कि
कि मोहब्बत जो है वो जब आप एक बहादुरी की बात है ना, जैसे अभी इनको ये 7 साल से एक रिलेशनशिप में थे और मैंने देखा कि जब मुसीबत आती है तो अपना साया भी छोड़ के चला जाता है उस वक़्त। ऐसे दौर में जो इस वक्त इतना मटीरियलाइज सोसाइटी है, ऐसे दौर में इस किस्म का एहसास होना और जैसे इनकी फैमिली ने इनको सपोर्ट किया, मेरे ख्याल में ये वाकई अभी भी हमारे यहाँ जो ये इंसानियत है ना, मेरे ख्याल में मौजूद है। और मेरे लिए कोई अल्फाज नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि मोहब्बत की एक, जिस तरह बाकी केमिकल्स की सिक्रेशन होती है, मोहब्बत में एक ऑक्सीटॉक्सिन की सिक्रेशन हो जाती है और वो एंजाइम है जो आपको पेन में रिलीफ देता है। लाइक अगर ये अपने जो बिलवड है या जो इनकी बेगम है, इनको सिर्फ हाथ पकड़ भी लेंगे ना, एक एहसास ही, वो जो दर्द है ना, वो दर्द उसी से कम हो जाता है। और इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो मोहब्बत है ये जीत गई है और जीत जाएगी इंशाल्लाह ताला, और बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होगा। और जिस अल्लाह ताला ने तकलीफ़ दी है वो भी शिफा भी देने वाला है। और अगर पूरा मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला कि ये इस जो भी मरहले से ये निकल जाएंगी। और ये बहुत खूबसूरत टॉपिक, बहुत खूबसूरत आजकल के ज़माने में इन दोनों का सामने आना, अगर इन्होंने अपने मीडिया में जैसे जितने लोग हमारे देख रहे हैं जो इस वक्त बिल्कुल दिल टूटे हुए लोग हैं, जो कि नफ़रतें इतनी ज़्यादा है सोसाइटी में, इतनी मटीरियलाइज्ड है, इस किस्म की एग्जाम्पल्स बहुत कम नुशाबा इस किस्म की हमें मिसालें मिलती हैं। अच्छा, मुझे अभी ब्रेक की तरफ जाना होगा, ब्रेक से वापस आएंगे, आप भी हमारे साथ मौजूद रहेंगी, ज़ैनब और अम्मार भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इलाज कहाँ हो रहा है, कितने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, कितना खर्च हो चुका है, मज़ीद कौन कौन से मुश्किलात हैं जिनसे लड़ना अभी बाकी। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम खुश आमदेद कहेंगे। ज़ैनब और अम्मार हमारे साथ मौजूद हैं और नुशाबा भी इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है, मगर इसके साथ साथ कुछ और हमारे मौजूद मेहमान हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। इस वक्त माहिर ग़ज़ाइयत ज़ोखा सुहेल हमारे साथ मौजूद है। ज़ोखा, आपको भी वेलकम करेंगे और हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी मारूफ शेफ़ हुमा भी मौजूद है। हुमा, आपको भी हम वेलकम करेंगे, थैंक यू, आपने भी ज्वाइन किया। अच्छा, बात हो रही थी मोहब्बत के हवाले से। अभी मुझे ये बताएं अम्मार, कितना एक्सपेंस हो चुका हुआ इस पूरे 1 साल में और इलाज कहाँ से ज़ैनब का हो रहा है, चैलेंजेस कौन से जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा सा आप लड़खड़ा जाते हैं, कहीं पे भी आपको फील होता है? अभी तक जो एक्सपेंस की बात की जाए तो वो हम ऑलमोस्ट 75 मिलियंस जो है ना वो हम लगा चुके हैं। ये सिर्फ वो कॉस्ट है जो कि इसकी इलाज की कॉस्ट है, जो वहाँ पे रहने की, आने जाने की वो अलग है। तो अभी तक ये कॉस्ट आ चुकी है और अभी हमें तकरीबन हर 2 महीने बाद वहाँ पे जाके, हर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, ये सारा डिपेंड कर रहा है आपकी रिपोर्ट के ऊपर कि रिपोर्ट किस तरह की आती है। हम हर हफ्ते रिपोर्ट करवा के अपने डॉक्टर्स को भेजते हैं और डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं कि मेडिसिन, किस मेडिसिन की कौन सी डोजेज जो है ना कम करनी है या ज़्यादा करनी है। इलाज हो कहाँ से रहा है ज़ैनब? चाइना से। चाइना से होता है? टोटली चाइना से हो रहा है। पाकिस्तान में किसी डॉक्टर को हम दिखा भी नहीं रहे। इवन के अभी ज़ैनब की हालत कुछ बेहतर नहीं है पहले की निस्बत, क्योंकि एपिटाइट बहुत लो हो चुकी है। एक मेडिसिन उन्होंने स्टॉप कर दिया उसकी वजह से, तो डॉक्टर ने आज सुबह फिर कह दिया कि वो स्टार्ट कर दें आप, उसमें कोई इतना इशू नहीं है। जब आप दोबारा आएंगे चेकअप के लिए तो तब हम देखेंगे। अच्छा, ये सेशन कितनी मरतबा होता है? आपको कितनी दफ़ा चाइना मंथली जाते हैं, 2 मंथ्स जाते हैं, 1 वीक आफ्टर अ वीक जाते हैं, किस तरह से जाते हैं ये? अभी हमें जो कहा गया है, अभी तकरीबन 5 साल तक जो है ना हमें ये कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और अभी उसमें से पहला जो साल है उसमें हर 2 महीने या 3 महीने बाद, और उसके बाद जब 5 साल हैं उसमें डिपेंड कर रहा होगा रिपोर्ट्स के ऊपर। हमें कोई आइडिया नहीं है कि 1 महीने में भी जाना पड़ सकता है 2 दफ़ा, या हमें 6 महीनों बाद वो बुलाते हैं तब भी। और 5 साल के बाद वो डोजेज को कम करना शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। फिर टोटल ये 7 साल लगेंगे हमें इसको मज़ीद रिकवर करने के लिए। अच्छा ज़ैनब, मुश्किल नहीं लगता इतना लॉन्ग डिस्टेंस, इतना लंबा ट्रैवल
ट्रैवल और फिर ऐसी तबीयत आपकी, इंसान में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, वीकनेस भी हो जाती है, तो कभी कहती नहीं अम्मार मैंने नहीं जाना? कभी नहीं कहा नहीं, अब मैं नहीं जाऊँगी अम्मार? इलाज तो करवाना है तो फिर जाना तो पड़ेगा। मुश्किल होती है इतना लंबा सफ़र करते हैं? जी बिल्कुल, आम इंसान जो भी इतने मतलब कि बिल्कुल तंदुरुस्त होते हैं वो थक जाते हैं सफ़र से। तो मैं तो फिर कीमोथेरेपी लग के काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी, तो काफ़ी मतलब वीकनेस हो जाती है। नुशाबा, अभी जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि लोग तो बड़ा जल्दी साथ छोड़ जाते हैं, अभी बात हो रही थी कि चाइना से पूरा ट्रीटमेंट हो रहा है इस वक्त ज़ैनब का, तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता इस तरह से जाना फिर आना, उकताहट, चिड़चिड़ाहट? हमारे आम रवैयों में हमें चिड़चिड़ाहट नज़र आती है, मगर यहाँ तो मुझे सदाबहार मोहब्बत नज़र आ रही है। चिड़चिड़ाहट तो इन दोनों के चेहरों में, इनकी आवाज़ों में, इनके लहजों में कहीं नज़र नहीं आ रही मुझे। सरवत, जो मोहब्बत है ना, ये मजाजियत में अल्लाह ने डाली और फिर वो अपनी तरफ ले जाता है इंसान को, हकीकत की तरफ। और ये इतनी ताकतवर चीज़ है ना, ये इतनी स्ट्रेंथ दे देती है इंसान को। मोहब्बत में जो दिल होता है या मोहब्बत में जो इंसान होता है, वो उस मोहब्बत और इस एहसास की ताकत इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो कहते हैं पहाड़ से भी टकरा सकता है। और बिल्कुल मेरे ख्याल में इस वक्त इनको इसी मोहब्बत की ज़रूरत थी ऐसे टाइम पर, जिस टाइम पर उन्हें शायद अल्लाह ने इनको मिलाने का मकसद ही यही था कि हर एक चीज़ का एक वक्त होता है और अल्लाह ताला उसमें से ज़रूर निकाल देता है। लेकिन ये जो इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग और फिर ये एहसास, मेरे ख्याल में इसमें इनके जो वालिदैन हैं ख़ासकर, जिन्होंने इनकी ऐसी तरबियत की है कि जिसमें सबसे पहली बात मोहब्बत भी तब है, एक अच्छा इंसान होना भी बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात मोहब्बत इतनी जुनूनी होती है कि वो नुकसान भी पहुंचा देती है। हमने ऐसे केसेस भी देखे कि मोहब्बत अगर एक तरफ़ा हो या कुछ ऐसा हो तो वो तो नुकसान की तरफ भी ले जाती है। लेकिन ये एहसास, एक अच्छा इंसान जब मोहब्बत करता है तो वो बिल्कुल दूसरे इंसान को स्ट्रेंथ देता है। और ये इतनी ट्रैवलिंग करके जाना, और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला हमें पूरा यकीन है कि मोहब्बत की जो है वो जीत हो गई है और यकीनन आगे भी होगी। एक चीज़ ज़रूर मैं बताऊँगी देखने वालों को कि देखें कि जिस वक्त इंसान के ऊपर इम्तिहान आता है ना, ज़िंदगी एक टेस्ट ही है, इम्तिहान है। और अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं आपको इसी तरह आपकी औलाद से, आपको आपकी जो पैसा है, जो आपका रिस्क है, इसी से आपको आजमाऊंगा। तो ऐसा ही है कि जिस वक्त एक इंसान, यूजुअली होता है कि हम कहते हैं कि तुम्हें मौत तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा, यही वादे पैमा हो रहे होते हैं जब शादियां होती हैं कि बस तुम्हारे साथ ही जीना है और तुम्हारे साथ ही मरना है। लेकिन ये तो मिसाल ऐसी है कि शादी से पहले ही इनको पता चल गया था कि इनकी जो इनके साथ जो शादी होने वाली है और ये इस बीमारी में, तो ये बहुत बड़ी मिसाल है हमारे देखने वालों के लिए। देखें और जिस तरह ये हमेशा नहीं रहती, हमेशा नहीं रहती। और जो जी नुशाबा, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, जो एहसास होता है, जिस तरह से जो अंदरून, जी जी, जिस तरह से अमार और ज़ैनब भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये एक वो हिम्मत है जिसको मज़ीद बढ़ावा देने की ज़रूरत है, मज़ीद हौसला देने की ज़रूरत है। और उस हिम्मत के लिए ज़ैनब और अमार को आज हमने यहाँ पे अपने साथ स्टूडियो में बुलवाया हुआ था। और जो लोग भी देख रहे हैं वो भी इनकी हिम्मत बनी है, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। जब बेगाना आपको हिम्मत देता है, जब आप लोग हिम्मत देते हैं किसी दूसरे शख्स को, उसकी बात कुछ और होती है। जंजीर बनिए, आप ज़ैनब और अमार का साथ दीजिए। जो अकाउंट नंबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वहाँ पर आप डोनेट कीजिए, ताकि बहुत ही आसानियाँ पैदा हों अमार और ज़ैनब के लिए, इस मोहब्बत के लिए आसानियाँ पैदा हों। हम बहुत सारी गलत बातों की तरफ भी जाते हैं, बहुत सारे लोगों पर क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, मगर कोशिश कीजिए कि जहाँ पर किसी को आपकी ज़रूरत है, मोहब्बत करने वाले शख्स को आपकी ज़रूरत है, उसका साथ बनिए। बहुत शुक्रिया नुशाबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। ज़ैनब और अमार हमारे साथ मौजूद रहेंगे। पूरी 92 न्यूज़ की टीम, हम सब लोग सुबह सवेरे पाकिस्तान की पूरी टीम, पूरा पाकिस्तान आप दोनों के साथ है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत जल्द ज़ैनब एक मरतबा फिर हमारे साथ यहाँ पे सेट पे मौजूद होंगी और बिल्कुल खुशबाश होंगी, सेहतमंद होंगी। हमारी सबकी दुआएं आपके साथ है। तो चलिए अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ भी बढ़ते हैं और खाना भी बनेगा आज और कोशिश करेंगे ज़ैनब और अमार वो खाना खाकर भी जाएँ। उम्मीद है इन्हें पसंद भी आएगा। तो हम पूछ लेते हैं अपनी हुमा शेफ़ से कि हुमा हमारे साथ आज क्या शेयर करने वाली। हुमा, क्या बना रही हैं आज आप? अच्छा, कुर्बानी अभी जो है
गुजरी है बिल्कुल फ्रेश। और मेरे ख्याल से जो भी अमार और ज़ैनब की हम बात कर रहे थे, तो जो रवैया होता है ना, जो मोहब्बत होती है, वो भी बहुत सी चीज़ों का इलाज होती है और बेहतरी की तरफ लेके जाती है। तो यही मैं हमेशा अपने किचन के सेगमेंट में यही मैसेज देती हूँ कि अपने घर वालों के लिए, अपनों के लिए, दोस्तों के लिए, प्यारों के लिए जो है थोड़ी सी एफर्ट करें, थोड़ी सी मेहनत करें। गोश्त तो आपने बहुत भर ली है फ्रीजर्स में, तो उनको थोड़ा निकालिए, कुछ बनाइए और दावतें कीजिए। और बस दावत के लिए हमने अमार और ज़ैनब को बिठाया हुआ यहाँ पे कि वो भी आज दावत पर आज मैं सिर्फ बिरयानी बना रही हूँ। अच्छा। और वक्त थोड़ा सा कम है, तो मैं बनाना फटाफट शुरू कर लेते हैं और बाद में हम रेसिपी जो है वो साथ में शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए आप ये स्टार्ट करें, मगर इसके साथ साथ हमारी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही खुशगवार मूड में हमेशा हमें नजर आती हैं, कलरफुल सी नजर आती हैं हमारी बहुत प्यारी सी आपा भी, डॉक्टर बिल्किस आपा हमारे साथ मौजूद है कराची स्टूडियो से। आपा खुश आमदीद कहेंगे पहले तो आपको। आपा के पास मेरी आवाज़ नहीं जा रही भाई, जल्दी से आवाज़ पहुंचाएं ताकि आपा से भी हमारी बात हो सके। मगर इसके साथ साथ जोहा भी हमारे साथ मौजूद है। जोहा, सबसे पहले जिस तरह से हुमा भी अभी बात करी थी, हमने अपने फ्रीजर्स तो भर लिए हुए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त जमा हो जाए, उसको खाया जा सके, और फिर वो कई महीने पड़ा रहता है। ज़्यादा गोश्त जिन लोगों ने खा लिया है उसको ज़रा नुकसान भी उनके बताएं कि भाई आपने जो ओवर ईटिंग की है, मुख्तलिफ़ किस्म का रेड मीट खा लिया, आपने बकरे का गोश्त खा लिया है, दुम्बा सब खा लिए हैं, तो उसके नुकसान पहले तो आप बताएं ना जिन्होंने ओवर ईटिंग की हुई है। ओवर ईटिंग, सबसे पहले तो ये बात है कि जैसे बकरी तभी गुजरी और लोग उसके बाद बहुत एक्साइट हो जाते हैं कि हर किस्म का गोश्त अवेलेबल है। चिकन मछली तो इस सीज़न में लोग खाते भी नहीं हैं। फिर उसका सबसे बड़ा नुकसान हॉस्पिटल्स में ये नज़र आता है कि एसिडिटी, तेज़ाबियत का मसला बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को होना शुरू हो जाता है। एसिडिटी के साथ साथ जिन लोगों को यूरिक एसिड का इशू होता है, वो ये बिल्कुल भी नहीं देखते कि हमें कितनी मिकदार में खाना है, थोड़ा खाना है, ज़्यादा खाना है। वो बस ये देखते हैं ईद का मौका है, खुशी का मौका है, हमने बस खाना है, जिसकी वजह से उनके यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने के साथ उनको जोड़ों के मुख्तलिफ दर्दें फिर लग जाती हैं और उसमें से चलना फिरना और डिफरेंट फ्रैक्चर्स का इशू जो है वो पेशेंट्स में फिर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ जिन लोगों को दिल के मसले होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गई, ब्लड प्रेशर का मसला हो गया, तो गोश्त ज़्यादा खाने से, और जिस तरह बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, मटन, बीफ, इन दोनों में चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है और ये ऐसा फ़ैट है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। जबकि मछली में और चिकन में एक ऐसा फ़ैट हमारे पास मौजूद है जो बॉडी के लिए अच्छा है, जो हम कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में ऐसा फ़ैट है कि जो अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में या बहुत ज़्यादा दिनों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये अंदर जो एक चर्बी हमारे लिए बुरी है उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, बढ़ना शुरू हो जाएगी। उसकी क्वांटिटी जब बढ़ेगी तो इमीडिएटली क्या होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, नालियाँ जो है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगी, जैसे हार्ट अटैक का इशूज़ हैं वो ज़्यादा होते चले जाएंगे। अच्छा। तो ये रिस्क अब हॉस्पिटल्स में आजकल हमारे पास यही केसेस ज़्यादा आ रहे हैं कि भाई पूरा जो कार्डियो वार्ड है भरा हुआ इन केसेस से, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, हार्ट अटैक्स हो गए, कोलेस्ट्रॉल और बढ़ता चला गया। तो लोग ये बिल्कुल नहीं बॉदर करते कि हमें कितनी मिकदार में खाना है, वो बस खुद ही से सोच लेते हैं कि भाई इतना खाना है, इतना खाना है, इतना खाना है, जो कि ठीक नहीं है। और फिर उसकी कुकिंग के लिए हम लोग जितने सॉल्ट्स इस्तेमाल करें, जिस तरह के स्पाइसेस इस्तेमाल करें, वो भी ठीक नहीं है। मसाला तो इतना ढेर सारा आ रहा है कि अच्छी तरह आप तो नहीं हुमा बिरयानी में बहुत ज़्यादा मसाला डाल रही? मेरा ये मानना है कि मैं मसाला अगर आपने यूज़ करना भी है, स्पेशली गरम मसाले जो हैं, और खाना पकाते हुए जिस तरह गोश्त में समटाइम्स स्मेल होती है, तो आप साबुत गरम मसाला इस्तेमाल करें और एक पीस उसका बहुत होता है। और पाउडर की निस्बत जो गरम मसाला आप होल इस्तेमाल करते हैं वो आप बाद में निकाल दीजिए। मेरे ख्याल से बता सकती हैं बेहतर कि उसका नुकसान भी नहीं होता, और जिस तरह हम लोग कह रहे होते हैं स्मेल आ रही है गोश्त में से या सालन में से, तो वो भी ख़त्म हो जाती है। यानी कि ये ज़्यादा अच्छा होता है नॉर्मल रखें कि आप होल स्पाइसेस जो हैं, गरम मसाले साबुत, वो इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप पाउडर में इस्तेमाल करें और वो डिज़ोल्व हो जाते हैं पूरे सालन में, और ऑब्वियसली उसके बाद जो है जलन और बहुत से ऐसे मसाइल जो हैं वो होते हैं। वो तो पैदा हो जाएंगे भाई, बहुत मुश्किल हालात पैदा हो जाते हैं। आपा से मेरे ख्याल में हमारा राब्ता बहाल हो गया है। आपा आवाज़ आ रही है आपको? क्या हाल है आपके? ठीक है जी जी बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपा बड़ी ही खूबसूरत लग रही हैं आज आप। बहुत शुक्रिया। कलर का कमाल है, कलर का कमाल है, मगर आपको पता है मेरे सेट पे भी कितना रंगीन रंग आज छाया हुआ है, मोहब्बतों का रंग है मेरे आज सेट पे। हमारे साथ एक कपल मौजूद है, आपा ज़ैनब और अमार मौजूद है। आपने देखा है, आपने गुफ्तगू सुनी? जी जी मैं देख रही थी। जी मैं देख रही थी। देखिए आपा, फिर आपने वहाँ पे कलर लगाए हुए हैं, अपने कपड़ों पे रंगीन से कलर आए हुए हैं आपके, और मेरा तो आज पूरा सेट ही रंगीन हुआ है। हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ऐसे ही रखे।
माशाल्लाह से, बेशक बेशक। अच्छा आपा, मुझे ये बताएं, अब ईद तो गुजर गई है और ईद पे पहले तो मेहमानों के लिए खाना वाना बनता रहा है। अब घर के लोग कहते हैं भी खाना बना के दो हमें, शाम में भी कुछ चाहिए, दोपहर में भी कुछ चाहिए, नेक्स्ट डे भी चाहिए, और हर रोज़ सिर्फ मटन चाहिए या रेड मीट ही चाहिए। क्या करें, सेहत का क्या करें? देखिए ये है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम कुछ भी कर लें, जब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि 10 से 15 दिन तक वो सिर्फ गोश्त खाते हैं, तो अगर गोश्त खोर ज़्यादा है तो नींबू पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जैसे मेरी बेटी बता रही थी कि स्पाइसेस इस्तेमाल करें, जैसे गरम मसाले इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि पूरे गरम मसाले इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गरम मसालों में जब हम पीसते हैं तो उनका वॉलेटाइल ऑयल जो होता है वो उड़ जाता है, और जब हम उनको पूरी तरीके से, जैसे गोश्त के लिए सबसे बेहतरीन जो स्पाइसेस हैं, एक तो काली मिर्च बहुत अच्छी होती है, उसके अलावा जायफल और जवत्री। जायफल जवत्री को आपने 2 से 3 टुकड़े मतलब कि वो डाल दें, और जायफल को हल्का सा कूट के डालें तो गोश्त का जायका बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन सेहत के एतबार से लगातार गोश्त नहीं खाना चाहिए। जिनको यूरिक एसिड नहीं होता उनको भी यूरिक एसिड होने के खदशात होते हैं। अच्छा। और फ्रिज में रखा हुआ गोश्त किसी भी सूरत आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह होता है कि कभी, देखिए मैं उनकी बात नहीं करी जो इंडस्ट्रियल उनके चिलर्स होते हैं, वो बिल्कुल एक अलग है, वो पूरी साइंटिफिक तरीके से बनी गई है। उसमें जो वो फ्रिज गोश्त प्रिजर्व करते हैं वो एक अलग तरीका होता है। मगर उनका देखा देखी अगर हम अपने घर के फ्रिज में हम गोश्त स्टोर कर रहे होते हैं, और एक और चीज़ हो रही होती है कि हम बकरे का भी गोश्त रख रहे हैं, हम गाय का गोश्त भी रख रहे हैं, फिर हम पका हुआ खाना भी रख रहे हैं, फिर हम बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अनकुक्ड जो हमारा नहीं पका हुआ होता है हम नीचे फ्रिज में भी रखना शुरू कर देते हैं कि चलो हम पका लेंगे। लेकिन जो पका हुआ खाना और जो कच्चा गोश्त होता है, उन दोनों के मिलने से बहुत ही ख़तरनाक बीमारियां हो सकती है, जिसमें आंतों का कैंसर, लब का कैंसर शामिल है। तो एतदाल पसंदी, और अब गोश्त खा रहे हैं तो नींबू पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि क्रिस्टल पार्टिकल्स नहीं बने, और कोशिश करें कि जो मैंने उस दिन भी कहा था, सबके अलग स्कूल्स ऑफ थॉट है। मेरी स्कूल ऑफ थॉट कहती है गोश्त को धोकर नहीं रखना चाहिए। अच्छा, गोश्त को आपने जैसे ही वो रूम टेम्परेचर पर जी धोकर नहीं रखें, क्योंकि पानी में भी मिनरल्स होते हैं, पानी में भी बैक्टीरिया होते हैं, वो भी आपके गोश्त में शामिल हो जाते हैं। सही। जी हुमा, इस तरह से जिस तरह आपने बात की है, क्रॉस कंटेमिनेशन होती है। आप देखें दही किस तरह बनता है, बैक्टीरिया से बनता है। आप दूध के अंदर थोड़ा सा दही डालते हैं, जिसे हम आम अल्फाज में जाग कहते हैं, वो बैक्टीरिया ही होता है जिसकी वजह से जो है दही पूरा जो आपका दही है वो जम जाता है। हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि हमने फ्रिज में या फ्रीज़र में कोई चीज़ रख दी है तो वो सेफ़ है, ऐसा नहीं होता। जैसे आपने कहा है कि कुछ चीज़ें फ्रोज़न होती हैं, कुछ कुक्ड होती हैं, कुछ रॉ होती हैं, कुछ वेजिटेबल्स होती हैं। तो इसी तरह फ्रिज में भी ऑब्वियसली टेम्परेचर हमारा, जिस तरह आपने बताया कि जो कमर्शियल लेवल पे फ्रूट फ्रोज़न किए जाते हैं वो एयर टाइट होते हैं, उनकी डिफरेंट पैकिंग होती है, और ऑब्वियसली डिफरेंट चिलर्स के टेम्परेचर जो होते हैं वो -10 या -14 के दरमियान होते हैं। हमारे फ्रिज का टेम्परेचर एक तो लाइट जितना जाता है वो मेंटेन नहीं रहता, सबसे बड़ी बात। दूसरा ये ज़रूर ख्याल रखें कि आपने उसी के अंदर सब्जियां रखी हैं, उसी के अंदर गोश्त रखें, सब बिल्कुल रॉ रखी हुई चीज़ें। तो इस वजह से जो जरासीम या बैक्टीरिया होता है वो ऑब्वियसली ट्रेवल करता है साथ में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ। तो इस बात का बहुत ख्याल रखें कि जो भी आप स्पेशली पैकेट्स बना के रख रहे हैं, अगर आपने उसको निकाल के, जैसे आपने बताया समटाइम्स हम फ्रिज में रख देते हैं, तो कोशिश करें कि उसको कुक कर लें। और बार बार जो हम फ्रोजन चीज़ को निकालते हैं, डीफ्रॉस्ट करते हैं, फिर सोचते हैं नहीं आज ये नहीं करना, फिर दोबारा रख देते हैं उसको। तो बड़ी एहतियात की आपको ज़रूरत होती है। इस वक्त किरण हमारे साथ कॉलर मौजूद है, फैसलाबाद से उनसे बात करते हैं। जी मेरी बहन किरण, क्या कहना चाहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ज़रूर, मैं आपके शो की बहुत ज़्यादा तारीफ करना चाहूँगी, और माशाल्लाह से जो गेस्ट आए हैं मैं तो उनकी देख के तो जज्बात पे काबू नहीं रहा, और मुझे आपका से भी बात करनी है। जी जी बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम आपा।
हेलो वालेकुम अस्सलाम। आपा जी वालेकुम अस्सलाम। आपा मैंने ना, मुझे आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरे हेयर फॉल का आजकल इतना ज्यादा मसला बढ़ रहा है ना कि ब्रश भर भर के बाल उतर रहे हैं। प्लीज हेयर फॉल के लिए अगर आप कुछ दे दें मुझे और कुछ टिप भी बता दें, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, हम किरण, बिल्कुल किरण, सुन लिया आपा ने। हम अभी आपा से पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच, आपको हमारा शो बहुत अच्छा लगता है, आपने बड़ी तारीफ की, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे रेगुलर कॉलर है रहीम यार खान से रिदा, उनसे भी बात करते हैं। जी रिदा, कैसी हैं आप, क्या जानना चाहेंगी? ठीक हूँ मैडम, मैं बहुत बेताब हूँ आपसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बात कीजिए। जी मैडम, मेरे ना यूरिक एसिड जो है वो बढ़ा हुआ है। इससे पहले ये बाद नहीं बढ़ा, पहले ही बढ़ा हुआ था। गोश्त तो आपने खूब खाया होना रिदा, गोश्त तो खूब खाया होगा। थोड़ा थोड़ा खाया है। खाया है ना वैसे? थोड़ा खाया है मैं। अच्छा। तो मेरे ना मैडम पाँव में बहुत ज्यादा नीचे दर्द होता रहता है, पाँव जलते बहुत ज्यादा है, तो टांगे भी नीचे से ना बहुत ज्यादा दर्द करती हैं। इसके बारे में मैंने आपा से पूछना था। बेफिक्र हो जाए रिदा, अभी आपा से पूछ लेते हैं कि आपको यूरिक एसिड भी है, आपने गोश्त भी खाया, चाहे थोड़ा थोड़ा खाया है, तो क्या किया जा सकता है? आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। अच्छा, इसके साथ साथ जोहा, जिस तरह से हमारे साथ अभी कॉलर्स भी मौजूद थे, बहुत सारी बीमारियां लोगों को हो जाती हैं, आपा भी बता रही थी कि बहुत सारे इश्यूज आपको हो जाते हैं। गज़ाइयत तो वैसे ही गोश्त के अंदर से ख़त्म हो जाती है, लोगों ने वो पाए भी साफ़ करा के रखे हुए होते हैं, बिल्कुल ये भी ऐसे ही पकाओ है। वो भी पकाओ, और रोज़ाना चाहे कम मकदार में जो गोश्त खा रहे हो, तो मगर डेली बुनियादों पर खाते हैं, उनको क्या क्या इशूज़ हो सकते हैं? अच्छा, डेली बुनियाद पे डिपेंड करता है कि पेशेंट है किस तरह का। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट, मेरी रिक्वायरमेंट दोनों की डिफरेंट है। लेकिन अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है जिसको जैसे यूरिक एसिड का एक मसला जो कि आजकल बहुत बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग इस तरह से करते हैं कि बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं करना होता। अगर वो गोश्त नहीं खा सकता तो उसको हम फिर ऐसी चीज़ देते हैं जो गोश्त जितनी उसको प्रोटीन दे दे। जैसे यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए दूध बहुत अच्छी चीज़ है। जितना वो दूध कंज्यूम करेंगे अपने डाइटिशियन के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग, उतना यूरिक एसिड उनकी बॉडी से निकलता जाएगा। दालें और गोश्त से परहेज़ करें, दूध की मकदार ज़्यादा करें, क्योंकि दूध ऐसी, उसमें एक ऐसा एसिड होता है हमारे पास जो कि एक्सेसिव यूरिक एसिड, यानी कि यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, उसको निकालने में हेल्प आउट करता है। अच्छा। तो गोश्त की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो डेली की है, लेकिन डिपेंड करता है कि पेशेंट किस किस्म के केस के साथ हमारे पास आ रहा है। अच्छा, अगर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है। पेशेंट को जब असेस करते हैं तो उसके बाद हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इस पेशेंट को एक हेल्दी बंदे जितना जाना है या इसकी डिजीज़ के अकॉर्डिंग हमने इसको देना है। ठीक है। अच्छा, ईद से मुतालिक बात चल रही है, तो ज़ैनब अमार से भी साथ साथ बात करते हैं। ज़ैनब, आपकी ईद कैसी गुजरी है, ये बताएं। अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी गुजरी है। गोश्त वोश्त खाया आपने? मना तो आपको मना तो नहीं है, लेकिन आजकल थोड़ी एपेटाइट कम हुई है, तो इतना ज़्यादा नहीं खाया। बिरयानी पसंद है वैसे आपको? जी, बिरयानी पसंद है, लेकिन खाएंगे आज आप? हमारे बिरयानी से मना तो नहीं किया हुआ डॉक्टर्स ने कि ज़ैनब को बिरयानी नहीं देंगे हम? नहीं, जो होम फूड है वो अलाउड है। अच्छा, यानी कि हमारे हुमा के हाथ से बनने वाली बिरयानी ज़ैनब खा के जाएंगे आज? लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसको भूख लगी भी है या नहीं। हाँ, क्योंकि भूख इशू चल रहा है ना लगेगी, अभी। पता है, एक अरोमा होता है, खुशबू होती है, उससे वैसे भूख लग जाती है। अभी बनना शुरू हुआ है तो मुझे फील होना शुरू हो गया कि मुझे भूख लगी हुई है। तो आपको नहीं हमारी भूख? नहीं, यहाँ पे असल में केस जो है रिवर्स में है, क्योंकि ज़ैनब की जो एपिटाइट है वो, मुझे अरोमा से दिल खराब होता है। हाँ, ये क्या बता दिया आपने भाई। ये प्रोड्यूसर साहब, आप सुन रहे हैं तो फिर कुछ कीजिए आप। तो टेंशन ना लें, अभी कुछ हो जाता है, हम बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। लेकिन चले कोई बात नहीं, हम साथ में आपको बिरयानी देंगे, आप घर जाके आप खा लीजिएगा। आप सिर्फ देख लीजिएगा, हमार खा लेंगे क्योंकि हमार ने खा लिया, आपने खा लिया, एक ही बात हो जाएगी। अच्छा आपा मुझे ये बताएं, जैसे से आप बता रही थी कि यूरिक एसिड का भी है, और हमारे यहाँ पे हमारी ग़ज़ाई जोहा भी बता रही थी कोलेस्ट्रॉल का भी इशू हो जाता है। अब हमारी कॉलर कह रही थी कि उन्हें यूरिक एसिड भी है, मगर गोश्त नहीं छोड़ा उन्होंने, चाहे थोड़ा थोड़ा खाया मगर खाया है। अब क्या वो करें? वो बेचारी बड़ी परेशान है, वो जिस तरह से बताया कि उनकी जॉइंट्स में भी दर्द हो रहा है, स्वेलिंग भी हो गई है। देखिए, अगर सबसे अच्छा यूरिक एसिड को बाइट करता है, खाता है, एक तो दूध में मैं ये कहूँगी आधा ग्लास दूध हो तो आधा ग्लास पानी डाल दें, और उसमें पिंच सॉल्ट पाउडर या हल्दी डाल दें, तो उससे बहुत अच्छा हो जाता है। हमारी नेचुरोपैथी में ये कहते हैं। दूसरा, कच्चा आलू। अगर शुगर नहीं है तो एक कच्चे आलू का जूस निकालकर सुबह पी लिया जाए तो यूरिक एसिड को कम करने में मदद करती है। और यूरिक एसिड की वजह से जहाँ जहाँ आपके यूरिक एसिड ज़्यादा हमला करता है, छोटे जोड़ों पर या पाँव के जोड़ों पर,
तो आपने क्या करना है, कच्चा आलू को काट कर थोड़ा सा उसको छुरी से जख्मी करके उसको जहां आपको शदीद दर्द हो रहा होता है वहां आप उसको लगा लें, तो उससे भी बहुत आराम आता है। या टेसू के फूल, अजवाइन, आपा मुझे शार्पली ब्रेक पे जाना होगा। इस वक्त हमारी कॉलर थी किरण, उन्होंने भी जो पूछा था वो भी जानेंगे। हमारे यहाँ पर मेहमान भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ेगा। देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। यहाँ पे बड़ी मज़ेदार किस्म की खुशबू फैली हुई है। हुमा के हाथों से हम बनने वाली बिरयानी भी कुछ देर में खाएंगे और इसके साथ साथ जोहा भी हमारे साथ मौजूद है और अमार भी मौजूद हैं, आपा भी मौजूद हैं। ज़ैनब को हमने कहा चलिए कुछ देर के लिए वो रेस्ट कर लें, बैठी बैठी थक जाएंगी, इसलिए ज़ैनब को हमने रेस्ट के लिए थोड़ा सा भेज दिया हुआ है कि थोड़ा सा वो रिलैक्स हो जाएँ। और आपस से हमारी बात चल रही थी। आपा, रिदा के बारे में तो आपने बता दिया था, मगर किरण जो थी वो कह रही है हेयर फॉल की वजह से वो शदीद परेशान है। जब भी हेयर ब्रश करती हैं भर भर के उनके बाल उतरते हैं, तो कोई उन्हें चीज़ बताएं वो करें क्या? अच्छा, सबसे पहले इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कराए कि बाल गिर क्यों रहे, सही कॉज पता होना चाहिए ताकि इलाज करने में आसानी हो। तो इंटरनली कुछ टेस्ट होते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत कॉमन है लेकिन लोगों को पता नहीं है वो है अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो भी आपके बाल भर भर गिरेंगे। कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती भी, जैसे सबको पता है कि खून की कमी से बाल गिरते हैं, सबको पता है कि विटामिन की डेफिशिएंसी से बाल गिरते हैं, फोलेट की डेफिशिएंसी से बाल गिरते हैं, मगर जिंक डेफिशिएंसी से बाल गिरते हैं। मगर कम लोग ये जानते हैं कि अगर आपकी बॉडी में पीला चर्बीला मादा बढ़ जाए तो वो बहुत सारे ऐसे मिनरल्स जो होते हैं जिसमें एक मिनरल है सिलीनियम, उसको दबा देता है। जब उसको दबाता है तो आपका बाल गिरता है। तो उसका तरीका ये है कि आप बहुत ज़्यादा वॉक करें और अदरक का जूस इस्तेमाल करें पीने के लिए। एक बड़ा चम्मच अदरक, ठीक है, और 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और पानी में डाल के सुबह निहार मुँह ले लेना चाहिए। पानी आपका बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो और जो सिरका है वो असली हो, ठीक, सिंथेटिक ना हो। तो ये आपको बहुत सारी चीज़ों में बहुत हेल्प करेगा। अगर आपके बाल कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती से गिरे तो उसको गिरने से भी रोकेगा। ठीक है, यानी अब यही अमल आपने बालों में करना है। आपने क्या करना है, 1 चम्मच अदरक का जूस लेना है, 1 चम्मच आपने प्योर विनेगर लेना है। अच्छा, सर के लिए आप अंगूर का सिरका लेंगे। हाँ, वो आपने बनाना भी बताया था, बड़ा 1 कप एलोवेरा, मुझे याद है। जी जी बिल्कुल, और बहुत आसान तरीका है। हाँ। और उस 1 कप एलोवेरा जेल लेना है। ये 1-1 चम्मच जो हमने सिरका और अदरक का जूस लिया है उसको इसमें मिक्स करके रख लें। ये आपका बालों के लिए बहुत अच्छा सा एक टॉनिक तैयार हो गया। इसको सर की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं और तकरीबन 1 घंटा रहने दें। उसके बाद आप सर धो लें। एक और चीज़ होती है काहू के बीज, 1 चम्मच काहू के बीज लेकर उसको पीस लें। पीस कर आप इसी में अगर चाहें तो इसी में मिलाकर जो है आप सर की जड़ों में लगा सकते हैं। इससे अगर आपको इंटरनल कोई और इशू नहीं है तो आपके बाल गिरना कम हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता रुक जाते हैं। चलें, ये तो बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। खुशबू भी फैली हुई। हुमा, हमें साथ साथ बता दें भाई, आप बिरयानी के साथ क्या कर रही हैं, क्या क्या आपने डाल दिया? खुशबू इतनी फैली हुई है, लोगों के खानों से तो खुशबू नहीं आती, आपके खाने से इतनी खुशबू आ रही, क्या डाला है? अच्छा, जिस तरह एक तो पहले मैंने बताया था कि गरम मसाला पाउडर की निस्बत जो है अगर आप होल इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इशू ये होता है कि कुर्बानी के गोश्त में नॉर्मली ये शिकायत करते हैं लोग कि हमें उसमें थोड़ी स्मेल आ रही। तो एक तो मसाला मैंने जिस तरह से बनाया था, आज मैंने ये चूँकि मैंने कहा ना कि फ्रीज़र हमने भरे में है, तो ऑब्वियसली मैंने भी थोड़ा सा फ्रीज़र भरा हुआ है। तो मैंने कहा कि आज जो है मटन बिरयानी हो जाए, और मुझे ऐसे लगता है कि रेड मीट में बिरयानी जो है वो ज़्यादा अच्छी बनती है। अच्छा, बिल्कुल। और प्याज जो है वो ब्राउन कर लिया था मैंने, उसके अंदर जो मीट है वो ऐड किया था, उसके साथ टमाटर ऐड किया था, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था। अच्छा, आपने कितनी क्वांटिटी ली है मीट की? इसमें कितनी क्वांटिटी आपने ली है? राइस कितनी क्वांटिटी में ली है? नॉर्मली होता ये है कि चूँकि मीट का हुजम थोड़ा कम होता है, आप 1 किलो अगर देखें गोश्त देखें और 1 किलो चावल देखें तो चावल ओबियसली ज़्यादा होते हैं और मटन या कोई भी गोश्त है वो थोड़ा कम होता है। तो मैंने ऑलमोस्ट इक्वल लिया है दोनों। तो आप जिसने भर भर के अंदर से बोटियां ही निकालनी है वो क्या करेगा? नहीं, यही मैं एक बार चावलों को वैसे छोड़ देगा। नहीं, ऐसे नहीं है।
एक तो सबसे पहले ये भी बात ऐड करूँगी कि कुर्बानी के बाद जिस तरह हम कह रहे थे कि सुबह दोपहर शाम जो है वो गोश्त खा रहे होते हैं, कैसे खा रहे होते हैं? सुबह पाए रखे हुए हैं, पाए खाने हैं, निहारी बनानी है, नाश्ते में वो होगी, अच्छा डेली दोपहर कुछ ना में भी। कुछ बनाना है। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि अगर आप बना भी रहे हैं मीट इस तरह से, तो आप कोशिश करें जिस तरह बिरयानी है उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर लें थोड़ी साथ में। और एक और भी रुझान होता है, शामी कबाब बहुत बनते हैं हमारे बहुत यहाँ ज़्यादा, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि वो भी इतने बेहतर नहीं है, बाकी बता सकती हैं आप, क्योंकि उसमें भी दाल इस्तेमाल करते हैं साथ में आप। तो कोशिश करें कि वेजिटेबल कटलेट्स बना लें अगर आपने मीट को यूज़ करना है। एनीवे रेसिपी की तरफ थोड़ा सा रेसिपी की तरफ भी, और ये भी बताएं कि जिनके खानों से खुशबू नहीं आती वो खुशबू के लिए क्या डालें खाने के अंदर, कौन सा डालें। मसाला मेरा एक मसाला जो है वो सबसे फेवरेट है। अच्छा। और वो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपने अच्छा खाना बनाना है ना तो वो खुशबूदार खाना बनाना है। बिल्कुल, और वो पेशेंस है। अच्छा। तो जितना पेशेंस आप खाना बनाते हुए और चाहत रखेंगे ना, मेरे ख्याल से खाना उतना ही अच्छा बनता है। लेकिन दूसरा बिरयानी में हमारे जो आप कह रहे हैं ना पेशेंस, वो किचन के अंदर जाए तो बिल्कुल ही रहता। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊंगी, बिरयानी हमेशा हमारे यहाँ जो बनती है बॉयल होकर चावलों की बनती है, और बड़ा हम एक कन्नी पे रखेंगे उसको, फिर भी जो है ना चावल जब दम पे रखते हैं तो उसके बाद जो है वो बेचारे बिल्कुल नरम हो जाते हैं, अजीब वो मरे हुए चावल बनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके लिए एक छोटी सी टिप बताऊंगी कि अगर आप उस वक्त जब आप चावल बॉयल कर रहे हैं तो हमारे यहाँ गरम मसाले डालते हैं। तो गरम मसाले आप ठीक है, आप अगर उसके अंदर स्टार रेज़न जो है वो डाल रहे हैं, बादियान का फूल जिसे कहते हैं वो डाल रहे हैं, तो उसके साथ अगर आप 1 चम्मच सिरका डाल लें, या उससे भी बेहतर है कि 1 या 2 नींबू जो है वो स्लाइस में काट के वो डाल लें। तो वो जो सिट्रस है उसकी वजह से चावल जो है वो नरम नहीं होता। और जब आप उसको दम पे भी रखेंगे, अभी थोड़ी देर बाद जब बिरयानी खुलेगी, शक्ल भी हम देखेंगे कैसी है, टेस्ट तो करेंगे। उसके बाद जो है चावल नरम नहीं होगा। और दूसरा मसाला बना के जिस तरह मैंने बताया था, गरम मसाले थोड़े से ऐड किए, उसके अंदर दही ऐड करने के बाद उसको मैंने चावल बॉईल करने के बाद लेयरिंग कर ली थी। रंग के लिए एक मैं बात बताऊंगी कि हमारे यहाँ जो स्पेशली लाहौर में कुछ रेस्टोरेंट्स में मैंने देखा है ऐसा रंग चढ़ाते हैं, बहुत रंग हुआ होता है, आपको लगता ही नहीं है बिरयानी है, जर्दा है, क्या खा रहे हैं। बिल्कुल। और मैं वैसे मुझे बड़े पसंद है कुछ कराची के खाने, तो बिरयानी जो है ना उनमें से कराची की बेस्ट है, बेस्ट है। तो होना ये चाहिए कि चावल जो प्लेन है ना वो अलहदा हो आपके, और जो जिसमें ग्रेवी मिक्स है वो थोड़ी सेपरेट हो, पता चल रहा हो कि बिरयानी है, ये ना हो वही जिस तरह आप कह रही थी कि जर्दा या पुलाव है। तो कोशिश इस तरह से करें कि जो आपने जर्दा रंग है जो आपने उसके अंदर इस्तेमाल करना है, वो अगर आप थोड़े से दही के साथ मिक्स करके एक साइड पे डाल देंगी ना, अच्छा, तो वो बहुत ज़्यादा जो है जिस तरह से खिचड़ी बन जाती है ना, वो नहीं बनेगी। अच्छा, यानी कि उसका ज़बरदस्त किस्म का कलर भी हमें देखने को मिलेगा। इस वक्त मेरे साथ कॉलर भी मौजूद है रऊफ, उनसे बात करते हैं। जी मेरे भाई रऊफ, क्या बात करना चाहेंगे आप? जी मैं बात ये करना चाहता हूँ कि मेरी एज है 35 साल जी, और मेरा बीपी जो है वो 160 पे रहता है। ओहो। लेकिन उसकी ना मुझे अलामात ज़ाहिर नहीं होती। जब मैं चेक कराता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरा बीपी जहाँ इतना है। और ये कब से मसला है मेरे भाई आपको? तकरीबन ये 6 महीने से चल रहा है। ठीक है, आपस से पूछ लेते हैं। ठीक है, आपस से पूछ लेते हैं। थैंक यू रऊफ, आपने हमें कॉल की। मेरे साथ एक नेक्स्ट कॉलर भी मौजूद हैं, अगर उनका नाम मुझे पता चल जाए, उनका नाम क्या है। तो आमना हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। आमना, क्या जानना चाहेंगी, क्या बात करेंगी? वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आपके शो की बहुत तारीफ करूंगी, और जो आपने गेस्ट बनाया लिटरली हमें रुला दिया है। हमारे कौम के असल हीरो उमर भाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अमार हमारे हीरो हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और मुझे ना ये पता करना है कि ये ना कोई ऐसा मेथड बताएं कि मेरा ना वेट बहुत ज्यादा है, वेट के रिलेटेड आपका टिप्स जानना चाह रही हूँ, और कहना चाह रही हूँ कि क्या ऐसा तरीका इख्तियार करे कि मीट ले भी लें बेशक थोड़ी मकदार में, लेकिन वेट पे असर ना हो। अच्छा आमना, मुझे ये बताएं आपकी उम्र कितनी है और आपका वजन अभी कितना है? ये तो मैं ऑनलाइन नहीं बता सकती, तो बता दें, हमें कौन सा पता है आमना कैसी दिखती है कैसी नहीं दिखती, तो आप बता दें, आसानी हो जाएगी आपस से पूछने में। 27 एज है मेरी, ठीक है, मेरा 90 से अबव वेट है। ठीक है, ओके ओके। मैं एक और बात जानना चाह रही हूँ जी। ये जो सीजन जा रहे हैं, ये जो पहले भी थोड़ी देर मैंने कहा है कि उनके बाल झड़ रहे हैं, तो मैंने आपस से कहना है कि मेरे बाल की हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या ये सीजन की वजह से भी होता है? और इसके रिलेटेड टिप भी दे दें, और अगर प्लीज प्लीज मुझे कोई तेल वगैरह आपका दे दे तो मेहरबानी होगी। ठीक है आमना, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। अभी आपस से आपके तमाम मसलों का हल पूछ लेते हैं। तबस्सुम भी हमारे साथ कॉल पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी तबस्सुम, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी
ये मैंने अपना, मुझे स्टमक का प्रॉब्लम रहता है और एस्थमा हो गया हुआ है। तो अच्छा, ये कब से मसला है आपको? हाँ जी, ये मुझे तो काफ़ी सालों से है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे शुगर भी है, बीपी भी हो गया है। पहले मुझे कोलेस्ट्रोल और यूरिक एसिड भी था, लेकिन अभी वो कंट्रोल है, बीपी भी कंट्रोल, शुगर भी कंट्रोल की हुई है। लेकिन जो मेरा स्टमक का मसला है वो बहुत पुराना है, तकरीबन 9-10 साल हो गए हैं इसका। अच्छा। काफ़ी इलाज कराया है, अब उसके साथ मुझे एस्थमा हो गया। अच्छा, तो तबस्सुम मैं तो आपकी उम्र काफ़ी कितनी परहेज भी है? करती हूँ, लेकिन मुझे जो है ना वो आपकी उम्र कितनी है? उम्र नहीं कितनी नहीं, है? मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी जी, जो आप स्टमक का पूछिए। मसला क्या है? स्टमक का ये है कि जैसे नहीं, मसला क्या है, मतलब क्या हाँ जी। होता है मैदे में, क्या होता है? जो मेडिसिन जब लेती थी ना, उससे ना ये गैस भर जाती थी। गैस भरने के बाद वो ऐसे वो ग्रीन किस्म की पोटियां शुरू हो जाती और यानी कि बड़ी तकलीफ होती। फिर मेरी सर्जरी भी होगी, तो ट्यूमर किडनी पे ट्यूमर बन गया, वो मेजर सर्जरी हुई, सिजेरियन मेरे हुए हैं। इस वजह से वो मुझे कह रहे थे कि जैसे वो मेडिसिन खाती थी उससे मुझे स्टमक का मसला हो गया, यानी कि गैस बढ़ जाना, तजादियत बहुत बनती, गैस, मुंह से झाग आनी, येलो कलर की सुबह उठ के। तो मैं और ठीक है तबस्सुम, आप परेशान ना हो, आपा से अभी पूछ लेते हैं आपका जो भी इशू है। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। लाहौर से एक और कॉलर हमारे साथ असद मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी मेरे भाई असद, क्या बात करेंगे आप? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मेरा जो क्वेश्चन है वो जो न्यूट्रिशन के लिए है जी। कि ये जो मीट वगैरह की वजह से हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है या इस तरह के दीगर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, उसको वेजिटेबल्स या फ्रूट्स कौन कौन से हैं जो हम यूज कर सकते हैं, या इसके अलावा भी कोई टिप है तो बताएं काइंडली। ठीक है, थैंक यू सो मच असद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जोहा, ये अभी जो असद हमारे साथ मौजूद थे, जिस तरह से आप भी पहले बात करी थी, लोगों को कोलेस्ट्रॉल का इशू हो जाता है, यूरिक एसिड का इशू हो जाता है। अगर किसी को है तो वो पूछते हैं कोई सैलेड, कोई फ्रूट, कोई ऐसी डाइट जिससे कंट्रोल भी हो सके, और अगर मीट को खाना चाह रहे हैं तो वो भी अपना कंटिन्यू। कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ऐसी सब्जियां हैं जो पत्तों वाली होती हैं, जैसे साग आए तो साग का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आजकल जैसे पालक अवेलेबल है, पालक का इस्तेमाल करें। लेटिस लीव जिसको हम सलाद के पत्ते कहते हैं, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। लोग मैंने देखा सैलेड के पत्ते बिल्कुल यूज़ नहीं करते, वो नहीं यूज़ करते, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि इसमें फाइबर होता है, और फाइबर जितना भी इजाफी और गंदा कोलेस्ट्रॉल जिसको हम चर्बी कह देते हैं, वो हमारी बॉडी में से निकालने में हेल्प आउट करता है। अच्छा। इसके अलावा अगर कुछ लोगों को नहीं पसंद सब्जियां कि हमने नहीं खानी, उनके लिए बिल्कुल हम उनको ये तो नहीं कह सकते कि आपने खानी ही खानी, तो उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव सोर्स हम दे देते हैं फिर कि आप उसमें लेमन इस्तेमाल कर लें, नींबू का पानी इस्तेमाल कर लें, लेकिन उसके अंदर चीनी या नमक नहीं डालना। आपने फ्रेश लेमन डालें और उसके अंदर मिंट लीव्स डाल लें, पुदीने के पत्ते। अल्लाह की तरफ से भी लेमन के अंदर लाइट से सॉल्ट मौजूद होता है, वो उसके अंदर मौजूद है, बस उसके थ्रू इस्तेमाल करें क्योंकि वो भी थर्मोजेनिक यानी कि जो अंदर चर्बी है उसको पिघलाने में हेल्प आउट करता है। अच्छा, दिन में आप कितनी दफ़ा नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं? उसमें ये है कि अर्ली मॉर्निंग अगर आप ले रहे हैं निहार मुँह तो वो भी अच्छा है, खाने से पहले ले लें तो वो भी अच्छा है। यानी कि आप खाने से मतलब आपका पेट जब खाली हो तब आप कोशिश करें कि इसको ले लें, तब आप कंट्रोल में आ जाते हैं। हाँ, तब कंट्रोल में। इसके अलावा सेब का सिरका एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके लिए ये कि थोड़ा नीम गर्म पानी करें और उसके अंदर सेब का सिरका डालकर उसको कंज्यूम करें, तो वो भी इसको कम करने में जो है वो हेल्प आउट करता है। और गोश्त के बारे में यही आ जाता है कि मटन और बीफ हम उनके जैसे हफ्ते में कर देते हैं, हफ्ते में आप 2 से 3 बार ले सकते हैं। इसके अलावा चिकन को, मछली को और दालों का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट ज़्यादा करेंगे तो उनका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा हुमा, ये भी जो बिरयानी, ओहो बिरयानी तो बन गई है भाई, ये झटपट वाली बिरयानी कहाँ से बनी, कैसे बनी? मेरी तो बातों की तरफ ध्यान ही नहीं गया। हुमा, बहुत सारे लोग हैं, हुमा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जैसे आप चावल बता रही थी कि बॉईल करके यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई कच्चे चावलों की बिरयानी चाहे वो भी अवेलेबल होती है, वो किस तरह से बनती है? जैसे कच्चे चावल आप डाल देते हैं पानी के अंदर? अच्छा, वो उसके लिए इस तरह है कि कमर्शियली हमारे यहाँ जो बिरयानी बनती है ना, वो इसी तरह बनती है कि उसमें प्लेन राइस वो अलहदा बना लेते हैं, और जिस तरह पुलाव बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही जो है बिरयानी बना तो ली जाती है पुलाव की तरह, लेकिन उसमें जो है रंग डाल लिया जाता है। ओके, तो वो पंजाबी पुलाव की तरह तो नहीं होता, लेकिन यार इतनी मज़ेदार बन रही है, मतलब इतनी कलरफुल यार, मुझे देखने से पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार बिरयानी है। जो लोग देख रहे हैं उनको भी अंदाज़ा होगा, जब मैं खाऊंगी तो आपको पता चलेगा कितनी मज़ेदार है ये। मुझे देखने में इतनी मज़ेदार लग रही है, खुशबू लग रही है ना।
हाँ, खुशबू तो मजेदार यही प्रॉब्लम है कि हमने मटन में ही सब कुछ खाना है, बीफ में ही सब कुछ खाना है। आपा आपका तो नहीं दिल कर रहा, मैं देख रही हूँ आपका भी दिल कर रहा है। नहीं, मुझे आपकी एक बात इतनी अच्छी लग रही है, आपने कहा मैं खाऊंगी ना तो आपको पता चलेगा कितनी मजेदार है। आपा मेरे खाने के अंदाज से लोगों को अंदाज पता चलेगा कितनी मजेदार बिरयानी है। बस हम आपके मजेदार तरीके जो आप बताएंगे उससे हम मजा ले लेंगे, कोई मसला नहीं। हाय आपा कितना अच्छा होता है। आप लाहौर आती हैं यहाँ पे हुमा के हाथ की बेटा, बनी हुई बिरयानी मैं एक बात कहना चाह रही हूँ। जी जी आपा। जी बिल्कुल बिल्कुल, कभी होगा तो मैं ज़रूर खिलाऊंगी। खानों में मैं भी बेहतर हूँ, कदरे बेहतर हूँ। ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा बनाती हूँ। लाहौर आएंगी तो क्या बनाएंगी ये भी बता दें। हाँ बिल्कुल, मैं आऊंगी तो आप लोगों के सामने आप जो बोलेंगे मैं बना के बता दूंगी, कोई इशू नहीं। बल्कि सापा जो है बहुत अच्छा खाना बनाती है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरा एक भाई था, शायद कुछ 2-3 साल पहले नेशनल टीवी पे, शायद आपा को याद हो। तो मुझे टिप्स जो है ऑब्वियसली हम देखते हैं और सीखते हैं, इन्हीं से सीखते हैं। आपा मैंने सुना है मछलियों की भी कोई कहानी है, हमसे तो आप मछली बनवाएंगे। हाँ बिल्कुल बनवा लीजिएगा बच्चे, कोई मसला नहीं। जी आपा क्या बात करना चाह रही थी? चीज बनाने आती है। चलें गुड है। आपा क्या मैं ये बात करना चाह रही हूँ, मेरा मैं ये कह रही थी कि एक जो थे वो बहुत दुखी थे, उनके बहुत सारे मसाइल हैं, इसी तरह और लोगों को भी है, तो उनको प्लीज मेरा नंबर दे दीजिएगा, क्योंकि उनकी हिस्ट्री लेके, क्योंकि जिनको ब्लड प्रेशर भी था, शुगर भी था, ट्यूमर भी हो गया था, फिर उनको एस्थमा भी है, फिर उनको पेट के इशू भी हैं, फिर उनको ग्रीन कलर की पॉटियां भी आती हैं। तो मैं चाहूंगी कि मैं उनसे पर्सनली बात करके उनको पूरे तरीके से, उनको सही तरीके से मैं ब्रीफ कर सकूं। लेकिन एस्थमा के लिए एक लौंग रोजाना खाएं और अर्क़े गुलाब से आतिशा 1/4 चौथाई कप दिन में 3 बार पिएं। ठीक है। उससे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, जो मेरा एक बेटा था जिन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं है 160 पे मेरा ब्लड प्रेशर चला जाता है, उसके लिए मैं बता रही हूँ अर्क़े गुलाब से आतिशा दिन में 3 बार पीना। और जो जिनको बहुत सारी बीमारियां थी उनको अर्क़े गुलाब के साथ, क्योंकि एस्थमिक पेशेंट है तो 1 लौंग रोजाना पीना है। वैसे एस्थमा के लिए 2 लौंग तवे पे भूनकर और सेब के जूस में डाल के पिया जाए तो उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अच्छा आपा हमारे साथ आमना भी मौजूद वो जो थे उनको बहुत सारे मसाइल थे। हाँ आपा हमारे साथ आमना भी थी, उनका वजन जो था वो 90 kg है, आई थिंक 57 उनकी उम्र है, 57 या 67 थी। तो ये बता रही थी कि वो क्या करें, उम्र भी ज्यादा है और वजन इस उम्र में आपका कम होना चाहिए, तो क्या करें वो? देखिए सबसे पहले हमें एक बात याद रखना चाहिए कि मेहनत में अजमत है, उम्र से कुछ नहीं होता, आपने वॉक करना है। देखिए जो चीज़ें हैं आप ये समझें कि चर्बी आपका ईंधन है, और ख़वातीन के साथ ये होता है कि जब हम मेनोपॉज में चले जाते हैं तो हमारी बॉडी जो है फूल जाती है। लेकिन अगर डाइट अच्छी, एक्सरसाइज अच्छी रखें तो हम इस पे काबू पा सकते हैं। तो उनके लिए एक तो वॉक ज़्यादा करें, और उसके लिए एक जादुई सौंफ मैं बनाती हूँ। अगर उनका पेट खराब नहीं होता है तो कोड़तुम्बा के रस में सौंफ भिगो कर रखा जाता है। जितना वो सौंफ कोड़तुम्बा बूटी का रस पी ले, जब वो बिल्कुल, फिर उसको सुखाकर पीस कर पाउडर बनाकर सिर्फ इतना सा चुटकी, सिर्फ 2 चुटकी में जितना आता है वो दिन में 2 बार लेने से आपका वजन मेंटेन रहता है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है और स्लो एंड ग्रेजुअली आपका वजन गिरता है। असल में जब मैं बोलती हूँ इतना सा लोग आधा चम्मच खा लेते हैं, आपका पेट खराब हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि जितना बताया जाए उससे बढ़ना नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ 2 चावल के दाने के बराबर स्टार्ट करना शुरू करें। इसके मुझे इतने अमेजिंग रिजल्ट मिले, कुछ को 15 दिन में मिलते हैं, कुछ को महीने में मिलते हैं। और ये जो चुटकी, ये जो मैंने आपको कहा जादुई सौंफ खाना है, ये मेरा नहीं है, हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला बहुत बड़े हकीम हैं, बड़े सगीर के, उनका नुस्खा है। ठीक है। और इससे आपको लगता है, जब आप वॉशरूम जाते हैं आपको लगता है कि आपकी चर्बी निकल रही है, लेकिन एहतियात करनी है, जितनी मिकदार बताई जाए उससे ज़्यादा नहीं लेना है। और जो है पिंच लेना है, और जिनका शुगर लो हो जाता है उनके लिए, और जिनका पेट खराब होता है उनके लिए नहीं है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि खवातीन ने इससे 1 महीने में 15 किलो कम। तो बस वो खवातीन जो अपने वजन की वजह से परेशान है उनको आपा ये आपकी बात सुन लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए और एज इट इज इसके ऊपर अमल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपा, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद रहें और
कोशिश करेंगे लाहौर आए, आप हमारे लिए फिश अच्छी सी बनाएं और हमें भी पता चल सके कि आपा के हाथ में कितना ज़्यादा जादू है। थैंक यू सो मच आपा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी यहाँ पे बिरयानी भी बन रही है, मगर यार बन चुकी है, मतलब अभी तक मेरा पतीले पे ध्यान है, बन चुकी हुई, प्लेट में आ चुकी हुई है। अच्छा सोहा, मुझे ये बताइएगा, बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट किस्म का गोश्त अपने फ्रीजर्स में रख लेते हैं, ऊँट का रख लेते हैं, बकरे का रख लेते हैं, दुम्बे छतरे सब का रख लेते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद गोश्त होता किसका है, जो फुल ऑफ प्रोटीन्स होता है, आपके लिए ग़िज़ाइयत के अतबार से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और जो सारा मिक्सचर एक जगह रख लेते हैं उसके नुकसान क्या होते हैं? गोश्त, हर एक गोश्त के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। हाँ। प्रोटीन सब में हमें इक्वल अमाउंट में मिलती है, ज़्यादा कम किसी में नहीं है। बस फ़ैट का, यानी कि जो फ़ैट अमाउंट है वो वेरी करती है। चिकन में सबसे कम होता है, बड़े छोटे गोश्त में, ऊँट के गोश्त में वो थोड़ा ज़्यादा होता है। प्रोटीन सब में इक्वल होती है। ठीक है। अच्छा, अब स्टोरेज की जैसे आप बात करें तो स्टोरेज में मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि जब भी आपने मीट स्टोर करना है उसको प्लास्टिक बैग्स में कभी स्टोर ना करें, क्योंकि प्लास्टिक के बैग, हाँ, तो लोग क्या करें? तो अब वैसे भी गवर्नमेंट उनको बैन करने वाली है, तो वो अच्छा करेंगे। उसमें यही है कि आप उनको ग्लास कंटेनर यानी कि शीशे के बर्तन में आप अपने मीट को स्टोर करें। प्रॉपर बॉक्सेस ले लें शीशे के और उनको स्टोर करें। हाँ, उसमें ये होता है कि ना उसकी मीट की शक्ल ख़राब होगी, ना उसका फ्लेवर ख़राब होता है, और न्यूट्रिएंट जो ग़िज़ाई अज्जा उसके अंदर हमारे पास है वो भी बिल्कुल सही अमाउंट में रहते हैं। ठीक है। इस तरह जब हम शॉपर में पैक करते हैं तो शॉपर जब खोलते हैं तो फिर वो उसकी शक्ल भी ख़राब होती है, फ्लेवर ख़राब होता है, उसको सही करने के लिए फिर हम डिफरेंट चीज़ें ऐड करते हैं। ठीक है। अच्छा अम्मार, कोई आप मैसेज जो देखने वालों को देना चाहें, ज़ैनब के हवाले से देना चाहें, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप देना चाहें, डोनेशन के हवाले से बात करना चाहें, तो आप हमारे देखने वालों को दे सकते हैं वो मैसेज? सबसे पहले तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बेशक बेशक, और आप हमारी हिम्मत है अम्मार, यकीन करें आप हमारी हिम्मत। और दूसरी बात ये है कि कैंसर के बारे में जो है वो मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इनका बड़ा ताल्लुक़ है इन चीज़ों का, जिनकी वजह से ये ब्लड कैंसर ट्रिगर होता है। उनमें 3 चीज़ें हैं। एक तो जो घरों में पेंट करते हैं हम, ठीक है, एक तो वो चीज़ है पेंट की जो स्मेल है, एक तो वो चीज़ है, और एक फर्नीचर के ऊपर जो पॉलिश की जाती है जिसमें बेंजीन होती है, वो एक उसकी सबसे बड़ी रीज़न वो है। ठीक है। और उसके बाद तीसरी जो है वो पेट्रोल की स्मेल है। ओके। ये तीनों स्मेल्स जो है ना ट्रिगर करती हैं किसी भी ब्लड कैंसर को। ठीक है। ठीक है। तो तकरीबन जो बच्चा पैदाइश होने के बाद तकरीबन 16 साल तक आप उस बच्चे को इन तीनों चीज़ों से दूर रखें। ठीक। जब तक उनकी स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती वहाँ तब तक उन बच्चों को नहीं जाने दें। ओके। ठीक है। और मतलब उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स पाकिस्तान में अगर वो सुन रहे हैं तो उनको ये कहूँगा कि जो है पेशेंट काउंसलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट काउंसलिंग से ही जो पेशेंट है वो आधा ठीक हो जाता है। काउंसलिंग होनी बेहद ज़रूरी है। बहुत ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अमार, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, ज़ैनब के लिए, ज़ुहा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा हुमा के पास भी चलते हैं, अभी क्लोजिंग का वक्त भी हुआ चाह रहा है और लोगों को अंदाज़ा हो सके। हुमा ने तो बना दी, ज़रा मैं उठा के दिखा दूँ ना, मैं भी पकड़ती हुई कितनी प्यारी लगती हूँ। देखें, ना पकड़ूँ घर में वो एक अलग बात है, टीवी पे मैं पकड़ लेती हूँ, ज़रा मुझे कैप्चर करें। बहुत ही मज़ेदार किस्म की बिरयानी। और आज का हमारा शो आपको कैसा लगा, ये बिरयानी खाने का फीडबैक मैं खुद दूंगी, मगर आपको शो कैसा लगा ये आप ट्विटर और फेसबुक पेज पर हमें ज़रूर बताएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।